नमस्कार, द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए रुक कर लेते हैं सीधा हफ्ते भर की सारी सियासी हलचलों की ओर। तो मध्य प्रदेश फिलहाल बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ बन चुका है और इस गढ़ को बीजेपी किसी भी हाल में अपने हाथ से जाने नहीं देगी। यही कारण है कि अगले चुनाव में 5 साल होने के बाद भी अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दोनों पार्टियां अपनी ताकत बढ़ाने पर फोकस कर रही है। बीजेपी अपने बचे हुए 20% बूथों पर पूरी ताकत झोंकने जा रही है, जहां उसे हार का सामना करना पड़ा था। तो वहीं कांग्रेस के सामने फिर मजबूती के साथ उठ खड़े होने की एक और नई चुनौती है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 5 साल बाद होंगे, लेकिन प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टी भाजपा और कांग्रेस ने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। बीजेपी अपनी ताकत के इजाफे की तैयारी में जुट चुकी है, तो कांग्रेस फिर से उठ खड़ा होने की कोशिश में है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 80% से ज्यादा बूथों पर जीत मिली। अब भाजपा उन 20% बूथों पर पूरी ताकत झोंकने जा रही है, जहां उसे हार का सामना करना पड़ा। हमने 80% से ऊपर बूथ जीते, जो 19% के करीब बचे उन्हें आगामी समय में जीतने का संकल्प, और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन तंत्र के मजबूती के साथ और मैदान में उतरेगी। हाल ही में हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद भाजपा ने बूथ सशक्ति का प्रोग्राम भी तय कर दिया है। लोकसभा चुनाव में 80% बूथ जीती बीजेपी, बाकी बचे 20% बूथों को जीतने का स्पेशल प्लान। 5 साल तक 20% बूथों पर होगा खास फोकस। सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों को करनी होगी मेहनत। बूथ सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम तय। 9 से 12 जुलाई तक जिला कार्य समिति की बैठकें, 10 से 15 जुलाई तक मंडल कार्य समिति की बैठकें, 13 से 20 जुलाई तक शक्ति केंद्र सम्मेलन, 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर सभी बूथों पर कार्यक्रम, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस पर कार्यक्रम, 29 जुलाई को सभी बूथों पर मोदी की मन की बात का प्रसारण, 14 और 15 अगस्त को भी बूथ स्तर पर कार्यक्रम। ये तो तात्कालिक कार्यक्रम है। इसके बाद पूरे 5 साल कमजोर बूथों पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए कार्यक्रम चलेंगे। बीजेपी क्षेत्रीय स्तर पर भी मजबूती की रणनीति तैयार कर रही है। 7 विधानसभा सीटें ऐसी जहां लोकसभा में हार मिली, यहां खास फोकस होगा। ग्वालियर चंबल अंचल में पार्टी कमजोर, यहां कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जाएगा। विंध्य में 1 सीट हाथ से गई, 2% से वोट शेयर घटा, उसे बढ़ाने की कोशिश होगी। उज्जैन में 1 सीट हारे, यहाँ भी विशेष कार्य योजना बनाकर कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये बात तो हुई बीजेपी की। कांग्रेस भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की करारी हार के बाद नए सिरे से खड़े होने की तैयारी कर रही है। भोपाल में 2 दिन तक चले चिंतन मनन के बाद कांग्रेस ने भी 2028 का मसौदा तैयार कर लिया है। भाजपा की तर्ज पर कांग्रेस भी बूथ स्तर पर अपने को मजबूत करने में जुटने वाली है। कांग्रेस की कवायद, वार्ड स्तर पर बनेगी कमेटियां, अभी से बनाई जाएगी विधानसभा चुनाव प्रबंधन समितियां। कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित होंगे प्रशिक्षण शिविर। दूसरे दलों से आए नेताओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। इसके साथ ही कांग्रेस ने नए सिरे से संगठन भी खड़ा कर लिया है। जीतू पटवारी की नई टीम जल्द ही सामने होगी। इसके साथ ही सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चर होंगे। कांग्रेस ने हाल ही में 7 नई समितियां बनाकर दिग्गज नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। दिग्गजों को जिम्मा: दिग्विजय सिंह, संगठन की मजबूती और विस्तार; अजय सिंह राहुल, संगठन पारदर्शिता और अनुशासन; मीनाक्षी नटराजन, विचारधारा और प्रशिक्षण; विवेक तनखा, कार्यक्रम क्रियान्वयन और निगरानी; अरुण यादव, मोर्चा और संगठन; उमंग सिंघार, महिला भागीदारी और वोट बैंक; अशोक सिंह, संसाधन। कांग्रेस दावा कर रही है कि वो हार से हताश नहीं है और जल्द ही नई मजबूती के साथ सामने आएगी। स्वाभाविक रूप से संगठन किसी एक व्यक्ति का न होता है न होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का विचार है। कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन है। आमूलचूल परिवर्तन होंगे कांग्रेस पार्टी में। कैसे मजबूत हो संगठन हमारा और हम चुनाव जीतने की प्रक्रिया पे कैसे आए, इसको लेकर पार्टी चिंतित है। कांग्रेस नए सिरे से उठ खड़ा होने का दावा तो कर रही है, लेकिन ये बात गौर करने लायक है कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बनी 7 कमेटियों में प्रदेश के 2 दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और डॉक्टर गोविंद सिंह को कोई जिम्मा नहीं मिला है। ऐसे में कांग्रेस कितनी एकजुट हो पाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल दोनों पार्टियों ने 4.5 साल पहले से ही अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसमें कौन कितना कामयाब होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। देश में धार्मिक जनगणना पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है।
ताजा विवाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वीकली मैगजीन ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख पर शुरू हो चुकी है। इस लेख में दावा किया गया है कि देश में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। संघ ने इसके साथ ही मुस्लिमों की आबादी से बढ़ रहे खतरे के भी संकेत दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। देश में धार्मिक जनगणना पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। ताजा विवाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वीकली मैगजीन ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख पर शुरू हुआ। इस लेख में दावा किया गया है कि देश में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। संघ ने इसके साथ ही मुस्लिमों की आबादी से बढ़ रहे खतरे से भी आगाह किया। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डेस्टिनी शीर्षक से लिखे लेख में संघ ने कहा कि सीमावर्ती राज्यों में मुस्लिम जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उत्तराखंड में घुसपैठ से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। लोकतंत्र में संख्या प्रतिनिधित्व के संबंध में महत्वपूर्ण होती है। जनसांख्यिकी असंतुलन को लेकर हमें आर्थिक सतर्क रहना चाहिए। जब राजनीतिक भाग्य का फैसला धार्मिक दृष्टिकोण से होने लगे, सजगता जरूरी। राहुल गांधी जैसे राजनेता समय समय पर हिंदू भावनाओं का अपमान कर सकते हैं। ममता बनर्जी इस्लामिक के अत्याचारियों के समर्थन में खुला मुस्लिम कार्ड खेल सकती है। द्रविड़ पार्टियां सनातन धर्म को गाली देने में गर्व महसूस कर सकती हैं। ये पहला मौका नहीं है जब संघ ने देश में मुस्लिमों की आबादी बढ़ने पर चिंता व्यक्त की हो। इससे पहले संघ के मुख्य पत्र कहे जाने वाले अखबार 5 जन्य में भी ऐसा ही कहा गया था। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद की रिपोर्ट का हवाला देकर संघ ने कहा था कि 1951 से लेकर अब तक मुस्लिमों की आबादी 43% बढ़ी। 1951 से लेकर अब तक हिंदुओं की आबादी में 8% की कमी दर्ज की गई। 1951 में भारत में हिंदुओं की जनसंख्या 84% थी, जो घटकर 2015 में 78% हो गई। 1951 में देश में मुस्लिमों की आबादी 9.84% थी, जो 2015 में 14.09% हो गई। इसके साथ ही पिछले साल संसद में टीएमसी सांसद माला राय के प्रश्न के जवाब में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया था कि 2023 में देश में मुस्लिमों की जनसंख्या 19 करोड़ 75 लाख हो जाएगी। देश में 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जब जनगणना नहीं हुई तो आरएसएस को मुस्लिमों की आबादी बढ़ने के बारे में पता कैसे चल गया। इस मामले को लेकर सामने आए दिग्विजय सिंह, जिन्होंने ऑर्गेनाइजर के इस आर्टिकल को संघ और बीजेपी का नफरती एजेंडा करार दे दिया। संघ के लेख पर सवाल दिग्विजय सिंह ने उठाया तो बीजेपी ने उन्हें मुस्लिम तुष्टीकरण का ब्रांड एम्बेसडर करार देते हुए उसी अंदाज पर पलटवार भी किया। बात ये, इनके पास और कौन सा एजेंडा है? नफरत फैलाना, लोगों के बीच में वैमनस्यता पैदा करना, झूठे आरोप लगाना, झूठी खबरें लगाना। ये किस आधार पर किया जनसंख्या का उन्होंने? 2011 के बाद तो सेंसस ही नहीं होने दिया उन्होंने। अरे 2021 का सेंसस फिगर्स क्यों नहीं अनाउंस करती है भारतीय जनता पार्टी? कास्ट वाइज सेंसस क्यों नहीं कराती? अब उनकी विचारधारा ही पूरी तरह से आउट ऑफ ट्रैक है। पिछले कई वर्षों से इस प्रकार की बातें करके वो सुर्खियां तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कांग्रेस का बहुत भारी नुकसान करते हैं। इस प्रकार के बरगलाने की नीति पर वो काम जरूर करते हैं, लेकिन इससे उनका नुकसान होता है। भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करने की नीयत से वो बयान जरूर देते हैं, लेकिन नुकसान कांग्रेस का होता है। देश में मुस्लिमों की आबादी बढ़ने का मसला तब उठा है जब लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाले राज्यों में भाजपा की सीटें घटी। संसद में हिंदुओं पर राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासत गरमाई हुई। कहा जाता है कि संघ क्या चाहता है, ये उसके नेताओं के बयान और लेख में दिखता है। मोदी 3.0 में बीजेपी की सीट घटने के बाद संघ और बीजेपी में तल्खी की खबरें हाल ही में आई। देश में समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी बहस चल रही है। माना जा रहा था कि मोदी 3.0 में सरकार इसी एजेंडे पर आगे बढ़ेगी। संघ के इस आर्टिकल को जानकार इसी से जोड़कर देख रहे हैं। इनका मानना है कि संघ ये बताने की कोशिश में है कि देश में बढ़ती आबादी और जनसांख्यिकीय संतुलन बिगड़ना देश के लिए कितना घातक है और इसके लिए कौन से कदम उठाने जरूरी है। देखना यह है कि देश में सियासत इस पर कितना आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। शास्त्र वाक्य है उद्योगे बस्ती लक्ष्मी। डॉक्टर मोहन यादव सरकार भी इसी के पालन में जुट चुकी है। जी हां, संसाधनों से संपन्न मध्य प्रदेश को उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सरकार तेजी के साथ काम कर रही है। तो वहीं लघु और सूक्ष्म उद्योग के विकास के लिए रीजनल इन्वेस्टर समिट कर उद्योगपतियों को न्योता भी दिया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। शास्त्र वाक्य है उद्योगे बसती लक्ष्मी। डॉक्टर मोहन यादव सरकार भी इसके पालन में जुट गई है। संसाधनों से संपन्न मध्य प्रदेश को उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाने सरकार तेजी से काम कर रही है।
प्रदेश के कोने कोने में औद्योगिक निवेश की सभी संभावनाएं तलाशी जा रही है। लघु और सूक्ष्म उद्योगों के विकास के लिए रीजनल इन्वेस्टर्स समिट कर उद्योगपतियों को न्योता दिया जा रहा है। उज्जैन से रीजनल इन्वेस्टर्स का आगाज हुआ था, जिसके नतीजे बेहद सकारात्मक रहने का दावा सरकार कर रही है। उज्जैन में हुई पहली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024। 6 महीने में 58 इकाइयों के लिए 459.24 एकड़ भूमि आवंटित, 5,407.59 करोड़ के निवेश को मंजूरी मिली है। करीब 15,000 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान। अब दूसरी समिट इसी महीने जबलपुर में होने जा रही है, जिसमें खनन आधारित उद्योगों, ग्रामीण कुटीर उद्योगों और रेडीमेड गारमेंट उद्योग के विकास की संभावनाओं पर मंथन होगा। इसके साथ ही सरकार ने मध्य प्रदेश में उद्योगों निवेश बढ़ाने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। सरकार साल 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। फरवरी 2025 में भोपाल में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन प्रस्तावित है। इससे पहले उद्योग और व्यवसाय में लीड करने वाले राज्यों में मोहन सरकार अलग अलग इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन करेगी। इसकी शुरुआत 13 जुलाई को मुंबई से हो रही है। इंटरैक्टिव सेशन में मोहन सरकार के प्रतिनिधि और प्रदेश के उच्चाधिकारी उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश राज्य की क्षमताओं, प्रचुर संसाधनों, अनुकूल औद्योगिक वातावरण और नीतियों की खूबियां गिनाएंगे। इंटरैक्टिव सेशन में सीएम मोहन यादव भी शामिल होंगे। बीजेपी इसे विकास की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो कांग्रेस प्रदेश में अब तक हुई इन्वेस्टर्स समिट पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि समिट तो पहले भी हुई, लेकिन उनसे कितना निवेश आया, कितनों को रोजगार मिला, सरकार को ये भी बताना चाहिए। देखिए, एक तो मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की जो संकल्पना है, उसमें विकसित मध्य प्रदेश भी साकार हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की मोहन सरकार प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश में वो हर संभावना है जो ये इन्वेस्टमेंट हब बन सकता है। ऐसे में निवेश को बढ़ावा देने के लिए संभाग स्तर पर भी माननीय मोहन जी के नेतृत्व में अब निवेश की ये जो समिट्स हैं वो की जा रही हैं। पहली और दूसरी जो समिट्स हैं उनके जो परिणाम है वो काफी प्रोत्साहित करते हैं और ऐसे में पूरा विश्वास है कि विकसित मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के इसी कार्यकाल में साकार होता हुआ हम सबको दिखेगा। इन्वेस्टर मीट तो ये हर बार करते हैं, उसमें बहुत से लोगों के भले हो जाते हैं, लोगों को करोड़ों के दाम पे जमीन दे दी जाती है, मुझे साइन कर दिए जाते हैं, होता तो कुछ है नहीं। अभी तो इससे पहले करते रहे हैं, सुना है कि भोपाल में, जबलपुर में होने वाला है इन्वेस्टर मीट, उनमें भी यही करेंगे, लोगों को, उद्योगपतियों को बुलाएंगे, उनसे साठगांठ करेंगे, अपने चाहतों के साथ पार्टनर बनवाएंगे, जमीन अलॉट कर देंगे, न इन्वेस्ट होगा, न जमीनों का उपयोग होगा और जमीन सरकार के हाथ से चली जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले 2 दशक के दौरान मध्य प्रदेश विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ा है, लेकिन खनिज और कृषि जैसे संसाधनों से संपन्न मध्य प्रदेश में औद्योगिकीकरण उस तेज गति से नहीं हुआ। आर्थिक जानकार भी मानते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, जिससे विकास के उच्च स्तर पर ले जाने के लिए औद्योगिकीकरण नितांत आवश्यक है। डॉक्टर मोहन सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। देखना ये है कि इसमें उसे कितनी कामयाबी हासिल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में विकास और कर्ज को लेकर छिड़ी बहस के बीच डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने अब एक बड़ा दावा कर दिया है, और वो ये है कि मध्य प्रदेश जल्द ही विकास के मामले में देश का अग्रणी राज्य होगा। ये दावा हेल्थ मिनिस्टर और डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने किया है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विकास और कर्ज को लेकर छिड़ी बहस के बीच डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने बड़ा दावा किया है, और वो ये है कि मध्य प्रदेश जल्दी ही विकास के मामले में देश का अग्रणी राज्य होगा। ये दावा हेल्थ मिनिस्टर और डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने किया है। उन्होंने सेक्टरवार बताया कि मध्य प्रदेश कैसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। सब जानते हैं कि जब हमारी सरकार बनी थी तो 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। हमने ये भी प्रावधान किया है कि 2 साल में ये 47 लाख बढ़ के 60 लाख हो जाएगा और 5 वर्षों में 1 करोड़ हेक्टेयर। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी 5 मेडिकल कॉलेज से 14 मेडिकल कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश में हो गए। इस वर्ष 3 मेडिकल कॉलेज अभी और शुरू होंगे, मंदसौर, नीमच और सिवनी में। अगले वर्ष 6 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। उसके अगले वर्ष 2 शासकीय मेडिकल कॉलेज, और बाकी जितने जिले हैं हर जिले में 1 मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इसके लिए PPP मोड में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने निर्णय लिया है कि हम निजी पूंजी निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी ने PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस हर जिले में 1 जो हमारा सरकारी कॉलेज है उसको हम उस लेवल तक ले जाएंगे, जैसे IIT होता है, IIM होता है, उच्च स्तर के जो हायर एजुकेशन के जो सेंटर्स हैं उस लेवल पर ले जाकर उसको हम स्थापित करें। मध्य प्रदेश निवेश के मामले में अब देश में
सबसे प्रेफर्ड डेस्टिनेशन के रूप में देखा जाने लगा है। और हमारी जो पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसको हमने ऐसा अट्रैक्टिव बनाया है कि लोग मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित होना शुरू हो गए हैं। नर्मदा एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे, मालवा निमाड़ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो आर्थिक गति को बहुत तेज करेंगे। डेप्यूटी सीएम ने दावा किया कि मध्य प्रदेश का अगला बजट 7 लाख करोड़ का होगा, यानी कि मौजूदा बजट का लगभग दुगना, और तब तक प्रदेश की दौड़ में सबसे आगे दिखेगा। वहीं कांग्रेस सरकार के इन दावों पर सवाल उठा रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है। मध्य प्रदेश विकास नहीं, आर्थिक बदहाली की राह पर आगे बढ़ रहा है। भाजपा कांग्रेस के आरोपों पर उसे कांग्रेस शासित राज्यों पर नजर डालने की नसीहत दे रही है। सब्ज बाग के आंकड़े का क्या कर सकते हैं? इस बार का बजट जो 3.5-4 लाख करोड़ का कह रहे हैं, उसमें 1 लाख करोड़ का तो लगभग डिफिसिट है, जो कहीं ना कहीं हमारे पास रेवेन्यू नहीं, हम उसकी कोशिश करते हैं ताकि 1 लाख करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी, कि अगली बार 3 लाख करोड़ का और कर्ज लेने की तैयारी। पैसा सिर्फ कर्ज लो और लूट करो की नीति और नियत का है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विकास को जनता का तो भरपूर आशीर्वाद मिला, अब कांग्रेसी उसे नहीं स्वीकारेंगे, ये स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी के राज में न सिर्फ जन सरोकार की योजनाएं अपनी गति पे बढ़ी हैं, अपितु मध्य प्रदेश के आर्थिक पैरामीटर भी कांग्रेस शासित राज्यों से बेहतर हैं। कांग्रेस पहले अपने शासित राज्यों का गवर्नेंस मॉडल देखे, फिर भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार पे इस तरह की टिप्पणियां करे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कभी मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन अब उसी मध्य प्रदेश को विकास के पंख लग चुके हैं। मध्य प्रदेश उपलब्धियों के नए कीर्तिमान रच रहा है। मध्य प्रदेश की विकास दर देश में सर्वाधिक है। देश की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश 4.6% योगदान दे रहा है। बीते दशक में सकल घरेलू उत्पाद से 200% की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश का विकास फिलहाल कृषि से प्रेरित है। अब जिस तरह कृषि के साथ उद्योग में सरकार का फोकस बढ़ा है, इसके साथ ही जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म का बजट बढ़ा है, उससे विकास की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है। अब ये रफ्तार कितना आगे ले जाती है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा में एक बार फिर कमल खिल गया है। पहले लोकसभा और अमरवाड़ा उपचुनाव में भाजपा को जीत मिली। भाजपा से कमलेश शाह ने कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह को 3,252 वोटों के अंतर से पराजित किया है। अब इसके बाद भाजपा में जश्न का माहौल है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा में एक बार फिर से कमल खिल गया है। पहले लोकसभा और अब अमरवाड़ा उपचुनाव में भाजपा को जीत मिली है। भाजपा के कमलेश शाह ने कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह को 3,252 वोटों के अंतर से पराजित किया है। कमलेश शाह को 82,988, कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह को 79,792 और गोंगपा के देवरावन भलावी को 28,000 से अधिक वोट मिले। जीत के बाद भाजपा के खेमे में जश्न का माहौल है। भाजपा इसे अपनी सरकार के कामों की जीत बता रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि अमरवाड़ा की जनता ने भाजपा की नीतियों और डबल इंजन की सरकार के काम पर मुहर लगाई है। ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है, और खास करके जनता जो सरकार पे भरोसा कर रही है, संगठन के साथ भाजपा की आइडियोलॉजी पर भरोसा कर रही है, ये निश्चित रूप से हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यह जीत भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार के द्वारा जो विकास किए गए, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, यह उसका परिणाम है। ये भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है, जिसके दम पर मध्य प्रदेश से बीमारू राज्य का कलंक मिटा है और विकासशील राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 पे है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ये आंकड़े भी इसी दिशा की ओर इंगित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का भविष्य बहुत अच्छा है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश के निर्माण की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। उधर कांग्रेस में इस हार के बाद सदमे सा माहौल है। किसी को ईवीएम में गड़बड़ी नजर आ रही है, तो किसी को ये सत्ता के दम पर मिली जीत दिखाई पड़ रही है। अमरवाड़ा में जो लोकतांत्रिक मूल्यों का गत और जो चुनाव जीतने के लिए धन बल, बाहुबल और सत्ता बल का उपयोग करा गया, और जिस तरीके से 16-17 राउंड तक तो काउंटिंग ठीक चलती है। पहली बार इतिहास में देखा कि कभी लंच होता है, पहली बार इतिहास में देखा कि 30-50 मिनट तक काउंटिंग रुकती है। हर राउंड के बाद 20-20, 25-25 मिनट बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले डाल देते हैं 20वें राउंड के बाद कि हमने 1500 वोट से जीता, और 1 घंटे बाद फिर कहा जाता 3000 वोट से जीते। सीधी बात
बात है, लोकतंत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर हारी है। अमरवाड़ा के अंदर इन्होंने लोकतंत्र को लूटने का काम किया, उसका चीरहरण करने का काम किया। ये मैनेजमेंट की लोकप्रियता पर विजय है। बीजेपी के द्वारा सत्ता, शासन और पैसे का ऐसा भीषण दुरुपयोग किया गया, इसके बावजूद भी इतने कम वोटों का अंतर ये दर्शाता है कि इस तरह की जो आयाराम गयाराम की जो पॉलिटिकल कल्चर है, इसको लोग नियंत्रित करना चाहते हैं। अमरवाड़ा का उपचुनाव यूं तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच था, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा कमलनाथ की लगी हुई थी, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में छिंदवाड़ा का मतलब ही कमलनाथ है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर 40 साल से कांग्रेस का कब्जा था, तो विधानसभा में भी कांग्रेस ही हावी रही। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 7 की 7 सीटें जीती। पिछले लोकसभा चुनाव में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ लोकसभा चुनाव हारे, तो अब अमरवाड़ा सीट भी कांग्रेस के हाथ से चली गई। तय है कि इसका असर कमलनाथ के राजनीतिक प्रभाव पर भी पड़ेगा। वहीं इस जीत के बाद बीजेपी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव नायक बनकर उभरे हैं। अमरवाड़ा उपचुनाव की पूरी कमान सीएम ने अपने हाथ में रखी। उन्होंने ताबड़तोड़ सभाएं की, कई बार कैंप कर चुनावी समीकरण साधे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और दिग्गजों की पूरी एक टीम यहां पूरे समय काम करती रही। इस उपचुनाव में जीत के बाद भाजपा को जहां अपने डबल इंजन के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने का मौका मिल गया है, तो वहीं कांग्रेस को एक बार फिर मंथन करना होगा कि वह हार पर हार से बाहर क्यों नहीं आ पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। भाई सियासत कहां मानने वाली है। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ यही आलम है। छत्तीसगढ़ के मितानिनों को अब ऑनलाइन व्यवस्था के तहत प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। मितानिनों को राज्य सरकार अब ऑनलाइन भुगतान कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मितानिनों को सौगात दी। हालांकि राज्य सरकार ने राशि को ऑनलाइन देने में 2 से 3 माह की देरी कर दी। मितानिनों को देरी से राशि पहुंचने पर अब विपक्ष इसी को लेकर सरकार पर हमलावर है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की साय सरकार जनता को सौगात पर सौगात दे रही है। इसी कड़ी में मितानिनों के बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया। अब तक मितानिनों को विकासखंड स्तर पर MIPS सॉफ्टवेयर के माध्यम से भुगतान किया जाता था। प्रोत्साहन राशि राज्य से जिले को आवंटित की जाती थी और जिलों से विकास खंडों में जाती थी। इस 3 स्तर के चलते भुगतान में देरी होती थी। अब ऑनलाइन व्यवस्था की शुरुआत की गई। मितानी ने इसे अपने लिए बड़ी राहत मान रही। जो ऑनलाइन व्यवस्था की, उससे हमारा जो आने वाला दावा पत्र का पैसा है वो समय में मिल जाएगा। पहले हम लोग को 2-3 महीने लग जाता था, नहीं कभी आता था कभी नहीं आता था। और जो यहाँ का केंद्रांश मिलता है हम लोग को प्रोत्साहन राशि में, तो हम लोग को पता ही नहीं चलता था कि कितना केंद्रांश आया है और कितना यहाँ राज्य द्वारा दिया जा रहा है। वो अब मुख्यमंत्री के द्वारा जो नई योजना चालू की है उसके थ्रू हम लोग को पता चल जाएगा और समय में हमारा वेतन मिल जाएगा। इससे हमको बहुत फायदा हुआ है। पहले हमारे पैसा बट के आता था केंद्र और राज्य में, जो हमको बिल्कुल पर समझ में नहीं आता कि किस महीने का कितना पैसा है, और अब एक साथ आएगा तो हमको बहुत खुशी मिल रही है और इससे हमारी घरेलू और आगे की लाइफ में बहुत अच्छा है। बहुत फायदा होगा। पहले समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा महीना का पैसा आ रहा है, कौन सा महीना का आ रहा है। कभी तो महीना पूरा कंप्लीट हो जाता तब भी पैसा नहीं आता था। हाँ, अब तो हर महीना मतलब आ ही रहा है। जब से विष्णुदेव साय मतलब मुख्यमंत्री बने हैं तब से। इधर इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था भूपेश सरकार में बनी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 3 माह तक मितानिन की राशि को रोक कर रखा। अब भाजपा क्रेडिट लेने का काम कर रही है। वहीं भाजपा इस पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस सरकार के दौरान ही मितानिनों के मानदेय में वृद्धि किया गया था। उनके वेतन का भुगतान ऑनलाइन करने की व्यवस्था और प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। भाजपा की सरकार ने उस प्रक्रिया को 3 महीने से रोके रखा है, जिसके चलते मितानिनों को वेतन के लाले पड़ गए थे, उनका भुगतान नहीं किया जाता था। अब झूठा श्रेय लेने के लिए ये इवेंट कर रहे हैं। असल में भाजपा की सरकार हर वर्ग साथ ठगी करती है, हर वर्ग साथ धोखा करती है। इनको बताना चाहिए कि मितानिनों को 3 माह से आखिर ऑनलाइन वेतन का भुगतान क्यों रोका गया था। कभी कांग्रेस के काम को क्रेडिट क्या लेंगे, उसमें सब में तो डिस्क्रेडिट है। और ये जो ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं आजकल तो ऑनलाइन मोदी जी के आने के बाद जो है मनरेगा के पैसे भी ऑनलाइन जा रहा है, परंतु वो आजकल नकदी वाला सिस्टम खत्म है। लेकिन मितानिनों का पहले ब्लॉक से उनके खाते में जाता था और ब्लॉक में जिले से पैसा भेजा जाता था, जिले में प्रदेश से भेजा जाता था। वो जो है अब सीधे उनके खाते में सेम डे में जाएगा। पहले पता नहीं चलता था कि उनके कौन से मद का पैसा है। अब उसमें मितानिनों लोगों को हमने मितानिन पासबुक भी मोबाइल में उनको एक पासवर्ड से वो लोग जनरेट कर सकेंगे, वो भी जारी किया है, जिससे राज्य का अंश, केंद्र का अंश, उनके मानदेय, उनके प्रोत्साहन राशि, ये चारों चीज़ें अलग अलग रहेंगी। ये सारा चीज़ इसमें हुआ है।
छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही सरकारी योजनाओं के श्रेय को लेकर सियासत जारी है। कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके श्रेय को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि उसकी कई योजनाओं पर भाजपा अपना ठप्पा लगा रही है। मितानिन योजना भी उन्हीं में से एक है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।